आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं वृत्ताकार स्वर, सवृत स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगर मैं अनुनासिक स्वर की बात करूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए अनुनासिक स्वर डा हो गया, जैसे कि डा, या, ड़ा, ड़ा खाली, ना और माँ, इन्हें हम कहते हैं अनुनासिक स्वर, यानी कि ऐसे स्वर जो कि नाक के द्वारा निकलते हैं। ड़ा, या, ड़ा, ना, मा नाक से निकल रहे हैं तो ये आपके अनुनासिक स्वर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। शुद्ध वर्तनी, देखिए वर्तनी को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा। अनुनांशिक कैसे लिखा जाता है, तो इसको जो लिखने का जो तरीका है ना, इसको लिखने का तरीका ये रहा, अनुनांशिक ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तीसरा प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखिए यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करनी है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, निष्वेष्ट, ये आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए जो भी क्लासें आप लोगों की चल रही हैं, सभी क्लासेस की जो पीडीएफ रहती है वह मैं आपको बिल्कुल फ्री में देता हूं। अगर आपको कोई बंदा 4 से 5,000 प्रश्नों की अगर पीडीएफ देता भी अगर है आपको, मान लीजिए, तो वो आपसे 300 से 350 रुपये आपसे वसूल करता है, तब जाकर आपको पीडीएफ मिलती है। लेकिन मैं अपनी क्लासेस की जो भी पीडीएफ रहती हैं सारी पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में दे रहा हूँ और लगभग ऐसा करते हुए हमको 1.5 से 2 महीने होने वाला है। 1.5 महीना तो हो चुका है ऑलरेडी ही, 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और लगभग 4,000 से ऊपर मैंने आप लोगों को वो जो प्रश्न है वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं और पीडीएफ भी मैं लगातार आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ वीडियो को लाइक करने की। अगर आप मान लीजिए अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी मेहनत जो है वो सफल हुई। तो सभी बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, विशेषण, विशेष जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो गरीब जो है ना ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां प्रश्न क्या है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या प्रयार्थक क्रिया। पहले प्रश्न को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ये प्रश्न ये मान के चलिए आपके सभी एग्जामों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब भूख बढ़ती ही जा रही है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से भेद का सबसे अच्छा विकल्प रहेगा, प्रगति हो तक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा
19 शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो मैंने आपको क्या बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो 19 की जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो 19 की संधि विच्छेद क्या होती है? उन धन निस। तो स्टार्टिंग का शब्द उन बन रहा है, उन ये रहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, उन जो है ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग और लास्ट वाला शब्द जो है आपका प्रत्यय हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब ये जो दिन बचे हुए हैं इनमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 8वां प्रश्न है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। भद्र, शील, शालीन, असभ्य। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, इसे आप क्या कहेंगे? शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? भद्र होगा, शील होगा, शालीन होगा या असभ्य होगा? तो शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? असभ्य होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यानी कि इसका उल्टा। तो ऐसे भी प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिरकार इसमें विलोम शब्द पूछा किसका गया है। व्यक्ति का पूछा गया है, शब्द का पूछा गया है, अपमान का पूछा गया है। तो ये जो है आपको अपने मन में सोचना है कि किसका विलोम शब्द पूछा गया है। 9वां प्रश्न देखेगा, उपतयका का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। उपतयका का विलोम शब्द क्या होगा? तो उपतयका का विलोम शब्द होता है अधितयका। क्या होता है? अधितयका होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वां प्रश्न, किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तट, मुहाना, तीर या कर। किनारा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कर जो है ना, कर, ये किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। तो कर जो है ना, ये कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, ना कि किनारा। जैसे तट हुआ, मुहाना हुआ और तीर हुआ, ये किनारा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, मनसिज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुष्पसेज, मंडप, कामदेव या फिर मंदिर। तो मनसिज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मनसिज का पर्यायवाची शब्द होता है कामदेव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 12वां प्रश्न देखेगा, ओग्य शब्द किसका पर्यायवाची है? ढेर का, ढोंग का, ढीठ का या डेरा का। ओग्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ओग्य शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों ढेर का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। कमल, बादल, अम्बुज, अम्बुद, समुद्र, कमल, बादल, समुद्र। तो यहाँ पर देखिए आपको शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। कमल, बादल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 14वें प्रश्न क्या है देखिएगा ध्यानपूर्वक। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के उपयुक्त शब्द उसके लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनुज होगा, अग्रज होगा, ज्येष्ठ होगा या अग्रजा होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ उसको क्या कहते हैं? तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? अनुज होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 15वां प्रश्न देखेगा, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसको हम कहते हैं अंत्यज। क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होता है? श्रद्धानंद, श्रद्धा धन आनंद, श्रद्धानंद का जो है संधि होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए श्रद्धानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो देखिए इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, इसको भी मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बना जाके बड़ा आ। तो नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? तो नियम के अनुसार बड़ा आ दीर्घ स्वर संधि में आता है। तो श्रद्धानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
प्यारे बच्चों 17वां प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होता है उत्तधन श्वास। क्या होता है? उत्तधन श्वास। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ता में आपको हलंत जैसा दिख रहा होगा, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पर हलंत अगर आपको दिखे और पूछा जाए कि कौन सी संधि है, तो वहाँ पर हो जाती है व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा समास? अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधार? यह पुस्तक भी हाथों हाथ, तो हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? देखिए, हाथों हाथ, हाथों हाथ, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? जिस समास के पूर्व पद प्रधान और पूरा पद अव्यय होते हैं उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि दिनों दिन, रातों दिन, दिनों दिन, रातों दिन। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं आप ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर दीजिए, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। एक ट्रिक मैंने आप लोगों को और बताई थी अव्ययभाव समास को पहचानने के लिए, जैसे कि यथा आ जाए, अनु आ जाए। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को खास आप लोगों के लिए बनाई है। यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। एक ट्रिक ये भी है, इस ट्रिक से भी आप अव्ययभाव समास को पहचान सकते हैं। जैसे यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। ये सभी शब्द जो है ना, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। स्टार्टिंग का शब्द आपको देखना है। स्टार्टिंग का शब्द देखने के बाद, और जैसे कि हाथों हाथ हुआ, दिनों दिन हुआ, जैसे कि हाथों हाथ, हाथ हाथ, दिनों दिन, रातों रात, इस टाइप के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो भी आपको वहाँ पर अव्ययभाव समास पर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष? गंगा तट में कौन सा समास पाया जाता है? कर्ता ने कर्म को करण, गंगा का तट, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादन से संबंध का के की, गंगा का तट। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, अक्सर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20वां प्रश्न क्या है? भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 21वां प्रश्न देखेगा, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर, डोले बोले मधुरी वाणी में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर रूपक? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए, जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द के विभिन्न अर्थों का प्रयोग किया जा रहा है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर, डोले बोले मधुरी वाणी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। निर्देश प्रश्न संख्या 23 से 25 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सर्वाधिक उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश से भी इस बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो गद्यांश की जो है लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। यह कहीं ज़्यादा गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, उसके बाद प्रश्न देखिए कि प्रश्न में पूछा क्या जाए, फिर आंसर दीजिए। यह कहीं ज़्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए
दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। अब प्रश्न देखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जीवन यापन के लिए, क्या है प्रश्न, जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए? उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या यांत्रिक शिक्षा? तो जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए? यांत्रिक शिक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? सामर्थ्य एवं साहस, साहस एवं धनी, निडरता एवं उत्साह, उत्साह एवं धनी। शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? सामर्थ्य एवं साहस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह जीवन की चुनौतियों से पलायन कर जाए। ये देखिए गद्यांश के प्रश्न है, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर विदेश जाए, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो ये आपका गद्यांश जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के। उस सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वाकई में अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो यार आप क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग। जान पर खेलना, इसका तात्पर्य क्या होता है? प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। तो जान पर खेलना यानी कि प्राणों को संकट में डालना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मान लीजिए अगर ऑप्शंस में अपना जीवन संकट में डालना दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? दोहा, सोरठा, सवैया या कवित्त? कौन सा छंद है? सवैया, जो कि 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है? अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सांप सूंघना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना या भाग जाना? सांप सूंघना यानी आपने कोई ऐसी गलती की हो जो कि वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जब टीचर के सामने आप पढ़े तो आप टीचर के सामने चुप हो गए यानी कि सहम गए, तो कह सकते हैं कि सहम जाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मान लीजिए ऑप्शंस में एकदम चुप हो जाना ये दिया हो तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। हाथ मलना यानी किसी व्यक्ति से अगर आप इतना प्यार करते हो, सबसे पहले आप उससे लड़ाई लड़ो, जब वो दुनिया में ना रहे तो उसके लिए आप पछतावा करो, यानी कि हाथ मलें आप, हाथ मलना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है, शून्य का तद्भव शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो शून्य का हिंदी भाषा में जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? सूत्र हो जाएगा, सूत्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न है, शाक का तद्भव शब्द क्या होता है भाई? तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। शाक को जब हिंदी में कन्वर्ट करोगे आप तो इसका तद्भव शब्द क्या बनेगा? साग हो जाएगा, साग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 33वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, आप, कौन, कोई। अब जैसे कि आपका दरवाजा किसी ने खटखटाया तो आप क्या कहेंगे?
कोई आया है, आप उसको पहचानते नहीं हो, कोई, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची शब्द है? सोता, निर्झर, स्रोत या ये सभी? सोता, निर्झर, स्रोत, ये सभी शब्द जो है ना, ये झरना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 35वें प्रश्न की हम बात करेंगे, आधा गांव के रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, राय कृष्ण दास। आधा गांव के रचयिता कौन है? तो आधा गांव के रचयिता है मेरे प्यारे साथियों राही मासूम रजा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 36वां प्रश्न, जिसने अपना ऋण चुका दिया उसको क्या कहते हैं? उरंग, उऋण, ऋणमय, ऋणविहीन। जिसने अपना ऋण चुका दिया उसको क्या कहते हैं? तो जिसने अपना ऋण चुका दिया उसे कहते हैं उऋण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 37वां प्रश्न, स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा, प्रशंसा, विस्तुति या अस्तुति? स्तुति का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्तुति का विलोम शब्द होता है निंदा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? अ, बड़ा अ, आई या अन? तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग का शब्द आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। तो अगुवाई, आई, आई, तो आई कहाँ पर है? आई ये रहा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। भव, धन, उक, ये किसकी संधि है? भव, धन, उक, भावुक, ये भावुक की संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भावुक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो देखिए इसको तो मान लिया जाएगा अ और इसको मान लिया जाएगा आ। तो अ प्लस आ मिलकर क्या बना? सॉरी, मिस्टेक हो गया है हमसे, भावुक हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लिया जाएगा अ और इसको मान लिया जाएगा उ। तो अ प्लस उ मिलकर क्या बना? तो अ प्लस उ मिलकर बना आओ। क्या बना? आओ बन गया। और नियम के अनुसार आओ किस में आता है? अयादि स्वर संधि में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भावुक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा, स्वर कितने होते हैं? 5, 7, 9 या फिर 10? वैसे तो स्वर की संख्या जो है वो 11 होती है मेरे हिसाब से, लेकिन ऑप्शन में 11 तो है नहीं। तो आप टिक कर सकते हैं 10 पर। अगर ऑप्शन में 11 दिया जाए तो 11 पर भी टिक कर सकते हैं। और होते कौन कौन से हैं? जैसे कि छोटा आ, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ के बाद अय, 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 ओ, इसके बाद औ, और इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया जाता है री, इसको भी जोड़ दिया जाता है। इसको जोड़कर पूरे बन जाते हैं 11। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, पूरे 11 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41वां क्वेश्चन क्या है? संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? असंतोष, वितोष, संताप, प्रकोप। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों असंतोष, इसे आप कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? कोविद, ऋतुपति, दैत्येंद्र या ईशु? तो विद्वान किसका पर्यायवाची शब्द है? तो विद्वान जो है ना, ये कोविद का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 43वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा हिरण का पर्यायवाची शब्द? हिरण, कुरंग, सारंग या ये सभी? इनमें से हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, हिरण का पर्यायवाची हरिण भी होता है, कुरंग भी होता है, सारंग भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44वां प्रश्न है, पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? 5 रत्न जो हैं, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का संग्रह, 5 रत्न समूह। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा?
5 रत्नों का समूह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 45वां प्रश्न क्या है, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होता है। तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दुर्जय। क्या कहते हैं, दुर्जय कहते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 46वां प्रश्न क्या है, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। महादेवी, पंत, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिवमंगल सिंह सुमन। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है। अपराधी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका उलझ जाता है, अपराधी अपनी पोल स्वयं खोल देता है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा भी कह सकते हैं, अर्थ भी कह सकते हैं, लोकोक्ति भी कह सकते हैं आप लोग। अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। 48वां प्रश्न, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है जब ये से प्रश्न पूछे जाएं। सोच समझ कर आंसर क्लिक कीजिए आप लोग। राम और सीता वन को गए, या का शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 49, मीत का तत्सम शब्द क्या होता है। मितवा, रितवा, मित्र या प्रेमी। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो मीत को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो उसका तत्सम शब्द क्या होता है, मित्र होता है। क्या होता है, मित्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। परिणाम, तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द आपका प्रत्यय होता है। तो परिणाम में कौन सा उपसर्ग लगेगा, परि लगेगा, परि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिए आप लोग। तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।